Namaskar. And once again, welcome to your own channel, Right Guider. So again, your Right Guider is right here for you to clear all your doubts, especially that I have received earlier in the morning today, and the doubts which was asked by Shivani Jaiswal, Shruti Pathak, Ankur Verma and Palash Moore. सबके कॉमन डाउट्स हैं. आई थिंक बच्चे पॉलिटी बहुत पढ़ रहे हैं, इसलिए इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो बेसिकली जो मेरा टॉपिक था दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू द पॉलिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. अगेन यहाँ पर पॉलिटी का ही डाउट है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो ये बच्चों के डाउट्स हैं, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं फटाफट. सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. हमारी कंट्री में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है जानना जरूरी है, अदरवाइज ये दोनों प्रोसेस समझने में आपको दिक्कत आएगी. गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं 3 ऑर्गन्स होते हैं. वी हैव लेजिस्लेचर, वी हैव एग्जीक्यूटिव एंड वी हैव जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है बनाए गए लॉस को इम्प्लीमेंट करना. ओके, एंड जुडिशरी का काम होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं इन्हें कंट्रोल करना, इन्हें चेक करना. इस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी ये तीनों ही मिलाकर कहलाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये समझाऊंगी कि अमेरिका में जो मॉडल चलता है, अमेरिका में जुडिशरी के पास जो पावर है वो किस तरीके से एक्सरसाइज होती है, तो समझने की कोशिश करिए. अमेरिका में एक्सरसाइज होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका में जो जुडिशरी है, जुडिशरी को ये पावर दी गई है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर से भी क्वेश्चन कर सकती है और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से भी क्वेश्चन कर सकती है. मतलब अमेरिकन मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट में द जुडिशरी इज ऑथराइज्ड टू आस्क, टू चेक the functions which is regulated by the legislature, that is the law making procedure, as well as executive, that is the implementation of the laws. तो वहां पर जुडिशरी दोनों को कंट्रोल कर रही है, लेजिस्लेचर को भी और एग्जीक्यूटिव्स को भी. दैट इज द मॉडल जो कि यूएसए में है और इसी को कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब आते हैं यूएस से इंडिया में. हमारी कंट्री में क्या है, तो हमारी कंट्री में आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी deprived of life and personal liberty except by procedure established by law. No person shall be deprived of life and personal liberty except by procedure established by law. मतलब हमने अमेरिकन कंसेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह पर आर्टिकल 21 में जो हमारा की वर्ड है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अब इसको समझते हैं. 1978 के पहले, before 1978, what was the arrangement of our government system, what was the arrangement of the judicial power exercise. चलिए समझते हैं. तो 1978 के पहले हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है, जुडिशरी के पास पावर ये थी कि जुडिशरी केवल एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कर सकती थी. वो केवल एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन कर सकती थी कि आपने लॉ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है. लॉ बनाने वाले जुडिशरी से इम्यून थे, लेजिस्लेचर्स वेयर इम्यून फ्रॉम द जुडिशरी. तो जुडिशरी केवल किससे क्वेश्चन कर सकती थी, एग्जीक्यूटिव से. और ये जो फिनोमिना है वेयर द जुडिशरी हैज ऑथराइज्ड टू आस्क द क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, नॉट फ्रॉम द लेजिस्लेचर, दिस सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि ऐसे में लेजिस्लेचर तो कोई भी लॉ बना सकते हैं, उनको कोई चेक करने वाला ही नहीं है. 1978 के पहले तक तो डेफिनेटली यही था कि लेजिस्लेचर अपने हिसाब से लॉज बनाते थे, जुडिशरी के लिए वो आंसरेबल नहीं थे. लेकिन 1978 में क्या हुआ, 1978 में एक बहुत फेमस केस है, दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. मेनका गांधी जो है वो किसी कंट्री से लौट रही थी इंडिया, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम हुई और उनके पासपोर्ट को सीज कर लिया गया. मेनका गांधी ने आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर दिया और ये कहा कि दिस इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 21 जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. उन्होंने कहा कि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है, मेरे पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है. तब जुडिशरी ने कहा कि बेसिकली यहाँ पर आपके पासपोर्ट को जो जब्त किया गया है ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है. ठीक है, पासपोर्ट को जब्त करने का ये जो लॉ है ये बनाया है लेजिस्लेचर ने. 1978 तक तो जुडिशरी के पास पावर ही नहीं थी कि वो लेजिस्लेचर से कोई क्वेश्चन करे, लेकिन मेनका गांधी ने इतना मजबूर कर दिया एंटायर जुडिशियल सिस्टम को कि जुडिशरी को अपना ये नैरो इंटरप्रिटेशन को ब्रॉड करना पड़ा. और 1978 में आफ्टर मेनका गांधी केस, बेसिकली एट द टाइम ऑफ मेनका गांधी केस, हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो पहले से ही हमारे पास था, इसके साथ साथ हमने अमेरिकन कंसेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी यूज कर लिया. इसका मतलब आफ्टर 1978 हमारी कंट्री में कुछ चेंज हुआ.
And that change was, now the judiciary is fully authorized and has got fully empowered to ask the question both from the legislature and the executive. अगर लॉ गलत बना है तो भी जुडिशरी उसको फटकार लगा सकती है, अगर लॉ को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो भी जुडिशरी उसको फटकार लगा सकती है. मतलब अगेन कॉम्बो पैक, अगेन हमारे पास ये कॉम्बो पैक आ गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का. तो क्लियर हुआ? क्विकली रिवाइज करें. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है, जो कि अमेरिकन मॉडल है, जहां पर जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों से क्वेश्चन कर सकती है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है जहां पर जुडिशरी एम्पावर होती है केवल और केवल एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस करने के लिए. 1978 के पहले तक हमारी कंट्री में था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कंसेप्ट, दैट इज बिफोर मेनका गांधी केस. बट आफ्टर मेनका गांधी केस हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉम्बिनेशन को भी यूज किया है. सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 21. सो आर्टिकल 21 आज की डेट में बेसिकली कहता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय बोथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एज वेल एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारी कंट्री में, ध्यान रखिएगा. और मेनका गांधी केस से हमको पर्सनल लिबर्टी की एक ब्रॉडर मीनिंग भी समझ में आती है. ध्यान रखिएगा, पर्सनल लिबर्टी ये जो वर्ड होता है पर्सनल लिबर्टी वर्ड को जब ए के गोपालन ने जो है बेसिकली हुआ क्या था कि ए के गोपालन केस के बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए. ए के गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. यहाँ पर ये हुआ था कि ए के गोपालन जी के ऊपर एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया था. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मतलब होता है जब आप शक के आधार पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं. तो जब उन्हें शक के आधार पर अरेस्ट किया गया था तब उन्होंने आर्टिकल 21 को चैलेंज किया था और कहा था कि इट इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज माई पर्सनल लिबर्टी इज गेटिंग इन्फ्रिंज्ड. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि नहीं, ये आपके पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है. उन्होंने कहा क्यों? तब उन्होंने कहा कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल दो होता है, जब आप फिजिकली रिस्ट्रेंट हो, आपके ऊपर किसी ने कोई जाल डाल के या किसी भी तरीके से आपको पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो, एंड सेकेंड इज कोएर्जन, जबरदस्ती आपको कैद कर लिया गया हो, और ये दोनों ही चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है. ए के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही नैरो इंटरप्रेटेड किया, बट मेनका गांधी केस से हमें पर्सनल लिबर्टी का एक ब्रॉडर मीनिंग मिलता है, जहां पर मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हर वो एक्टिविटी जो आपकी पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर करे, कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, चाहे आपका पासपोर्ट जब्त करना हो, चाहे आपके कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स का जब्त करना हो, ये सारी चीज़ें जब जब्त कर ली जाती हैं तो वैसे भी आपकी पर्सनल लिबर्टी हैम्पर होती है. ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली रिस्ट्रेंट हो या कोर्जन का कोई केस हो. यहाँ पर मेनका गांधी केस बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे हमको पर्सनल लिबर्टी का एक ब्रॉडर मीनिंग समझ में आया. साथ ही साथ मेनका गांधी ने हमारी कंट्री में आर्टिकल 21 को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया, अमेरिकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इनकलकेट करके हमारे आर्टिकल 21 में. ओके, सो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, बट आई थिंक कि क्लियर हुआ होगा. तो अगेन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डाउट्स टू कम इन फ्रंट ऑफ मी. और आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स आए वो पूछते रहिए. एक बार फिर से वही बोलना चाहूँगी, बेटा प्लीज़ व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब पे कमेंट करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, एक एक करके धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि इन क्लासेस का, इन टॉपिक्स का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लें. तो यदि आपको टॉपिक क्लियर है, अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ कॉमेंट करिए एंड कीप मोटिवेटिंग मी सो दैट आई कैन मेक बेटर एंड बेटर वीडियोज़ फॉर यू. एक और छोटी सी बात, एक बात हम सबको सोचनी पड़ेगी कि क्या आज हम वो काम कर रहे हैं जो हमें उस कल की ओर ले जाएगा जहाँ पे हम एक्चुअली जाना चाहते हैं. अगर नहीं तो यकीन मानिए आपका कल भी वैसा ही रहने वाला है जैसा आपका आज है. तो इस बारे में सोचिए, हार्ड वर्क करिए. आई थिंक यू हैव गॉट अ वेरी गुड फैसिलिटी टू आस्क ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट इन एनी मीडियम. बेसिकली यहाँ पर मैं इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ बिकॉज ये सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जब भी आप डाउट पोस्ट करेंगे तो ये मुझे ध्यान रहेगा, एंड आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर एंड वेरी श्योर टू ऑल ऑफ यू कि यदि हिंदी मीडियम वाले बच्चे के साइड से डाउट है तो आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी ऑल्सो. तो प्लीज़ कोई, आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं होगा. यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पर मैंशन कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड
कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डाउट सेशन को ज्वाइन कर सकें. सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.